So hello everyone, myself Ayush Pandey, first year MBBS student from GDMC देहरादून। एक स्पेशल वीडियो है जिसमें मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग द नीट फिजिक्स। क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि मतलब उन्हें फिजिक्स में दिक्कत आती है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, फॉर्मूला रट लेते हैं जैसे तैसे, फिर भी क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन नहीं होता, टेस्ट में आ जाता है तब भी नहीं होते, मार्क्स कम आते हैं। तो इस वीडियो में ना मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा जिससे कैसे आप फिजिक्स को उसके कोर से टच करके उसको एकदम फाइनल लेवल तक पढ़ सकते हो, जिससे मतलब आपके एक अच्छा स्कोर बने फिजिक्स में, आपको फिजिक्स मतलब समझ आने लगा, फील कर सको फिजिक्स को। मेरे भी यार मतलब ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, मतलब ये भी मैंने स्ट्रिक्टली फॉलो किए थे जब मैं फिजिक्स के लिए पढ़ता था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। और मेरे भी मतलब ये कुछ रूल्स, मतलब आप ये रूल ही मान लो, इससे मेरे 170 आए फिजिक्स में। तो अब देखते हैं कि मतलब मैंने ये क्या फॉलो किया जिससे फिजिक्स मेरी भी अच्छी हुई। क्योंकि 11th की स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत दिक्कत आती थी फिजिक्स में। फिर मतलब हमारे टीचर्स ने, कोचिंग में जो सर थे, उन्होंने हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, कुछ बच्चों के भी एग्जांपल दिए जिन्होंने कुछ मतलब इनसे डेविएट हुए, वो सर ने उन्हें भी एक्सप्लेन किया था कि ये सब मत करो, जो मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट्स उनको फॉलो करो। तो उन बच्चों ने, वो बच्चे भी इन पॉइंट से डेविएट हुए तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिंपल बात है, अगर टीचर जो बताएंगे वो आप नहीं सुनोगे तो सिलेक्शन नहीं होना है। तो मतलब देखो, फिजिक्स में ना सबसे पहले कॉन्सेप्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है एज कम्पेयर टू रेक्टाफिकेशन। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कुछ चैप्टर्स हैं जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गए, एसएचएम हो गए, वेव्स हो गए। 11th में ना जब मैं भी ये चैप्टर पढ़ रहा था ना, तो मैंने भी 11th में तो जैसे तैसे काट लिए चैप्टर, मतलब रट्टा मार के, फ्लूइड मैकेनिक्स को, एसएचएम को, वेव्स को रट्टा मार के चैप्टर जैसे तैसे काट लिए। 11th में पास हो गया रट्टा मार के। लेकिन जब मेरे 12th का सिलेबस खत्म हुआ और मैंने 11th का रिवीजन शुरू किया ना, तो फिर मैंने जो एसएचएम हो गया, वेव्स हो गए, इनको एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ा। मतलब रट्टा तो मैंने छोड़ दिया कि रट्टा मारना ही नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ा। मतलब कोचिंग में भी जैसे सर मान लो आपको एसएचएम में कुछ पढ़ा रहे हैं और सर बोर्ड पे 4 पॉइंट्स लिख दिए, अब आपका फोकस इस चीज़ पे नहीं होना चाहिए कि मुझे जैसे तैसे अपनी कॉपी में टाइम खत्म होने से पहले वो 4 पॉइंट लिख लेने हैं वरना छूट जाएंगे। आपका फोकस पहले इस चीज़ पे होना चाहिए, वो जो 4 पॉइंट सर ने लिखे हैं उनको पहले समझ लो, सर समझा रहे हैं उनको पहले समझ लो, जब वो समझा दे तब उन्हें लिखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे एसएचएम का ग्राफ जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे बनता है, और हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या वो पीरियोडिक मोशन होता है। तो फिर जब तक सर ये समझाएंगे नहीं कि हम उसे साइन की टर्म से, ट्रिग्नोमेट्री से क्यों रिलेट करें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम वहाँ कोई ट्रायंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर हाइट बेस बना रहे हैं जो वो ट्रिग्नोमेट्री से हम उससे रिलेट कर रहे हैं। उसका सिंपल कॉन्सेप्ट ही है कि भाई जो वो मोशन है वो खुद को रिपीट करता है, जैसे साइन की जो वैल्यूज होती हैं वो खुद को रिपीट करती हैं पर्टिकुलर एंगल्स के बाद, तो वैसे ही वो भी मोशन खुद को रिपीट करता है। तो इसीलिए उसे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करते हैं, ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी से लिखते हैं। तो ये उसका कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर आपने सिर्फ मतलब वो पॉइंट लिखने के सेक से कि हम उसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लिख दिया, तो बस आप घर जाओगे, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आओगे, रट्टा मारोगे, टेस्ट में मान लो कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया, गलत कर दोगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दो रट्टाफिकेशन से। और उसके बाद ये जो पॉइंट है ना, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि 11th की स्टार्टिंग में मैंने भी ये गलती की थी, मैंने एनसीईआरटी भी रखी हुई थी फिजिक्स की, मॉड्यूल भी रखे हुए थे, एचसी वर्मा भी रख ली थी मैंने फिजिक्स की। और मतलब मैं उनको साथ ही साथ सॉल्व करता था। तो इससे क्या हुआ ना, मैं सॉल्व तो करता था, एक तो टाइम भी बहुत जाता था सॉल्व करने में, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते थे, और जब टेस्ट आता था तो मेरा सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ होता था, और मैं टेस्ट में भी गलत करके कम मार्क्स लाता था। तो मतलब इसीलिए आपके पास होने चाहिए ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज। मतलब हमारे सर ने भी फिर टेस्ट के बाद हमें समझाया कि अपने पास ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज रखो, मतलब एक ही रिसोर्स रखो और उसे बार बार रिवाइज करो। मतलब 10 किताबों को एक टाइम पे करने से अच्छा एक किताब को 10 बार कर लो। उन्होंने तो ये एग्जाम्पल हमें दिया था। तो उन्होंने बताया कि देखो, एनसीईआरटी फिजिक्स के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी वो बायो और केमिस्ट्री के लिए है। फिजिक्स के लिए अगर आपको थ्योरी कर दिया ना, तो जो वो नोट्स लिखा रहे हैं, जो कोचिंग में आपको नोट्स देते हैं ना, दे आर इनफ। जो नोट्स में आपको थ्योरी लिखाई होती है ना, दैट इज मोर देन इनफ फॉर नीट की जो फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। और न्यूमेरिकल जब आपको करना है ना, तो देखो मॉड्यूल में जो लेवल और 2 और 3 के दिए रहते हैं ना, दे आर वेरी टफ क्वेश्चन। वो तो मतलब जेई एडवांस लेवल के होते हैं, वो तो आपको करने की जरूरत भी नहीं होती, दे आर नॉट मेंट फॉर नीट। नीट के लिए आपको करना है लेवल 1 के जो क्वेश्चन दिए रहते हैं मॉड्यूल में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब यही आपको करना है। मतलब ये हो सकता है कि कोचिंग के जो अपने इंटरनल टेस्ट होते हैं उसमें वो इनसे क्वेश्चन दे दें, लेकिन ये तब होता है जब कोई 11th में या 12th में। लेकिन जब लास्ट की टेस्ट सीरीज चल रही होती है ना, लास्ट 1-2 मंथ पहले की, तब ऐसा नहीं होता। तब सारे क्वेश्चन नीट लेवल के ही आते हैं, आप जरूर ऑब्जर्व करना। 11th में तो वो दे देते हैं ऐसे टफ क्वेश्चन, क्योंकि तब वो चाहते हैं कि आप सब कुछ पढ़ो। लेकिन जब नीट का जो लास्ट लास्ट का टाइम होता है ना, तब नहीं आते इतने टफ क्वेश्चन, तब तो लेवल 1 और पीवाईक्यू लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। और कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन सिलेक्टिव तो लेवल में अपने भी ऐसे होते हैं जो थोड़े नीट से ऊपर हो जाते हैं। लेकिन उतना लेवल तो आपको हाँ करना चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर कोई टफ क्वेश्चन आ गया तो फिर
उसके लिए आपकी थोड़ी प्रिपरेशन तो होनी चाहिए। तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज ही रखो। ऐसा नहीं है कि 3-3 4-4 किताबें एक ही साथ पढ़ रहे हो। थ्योरी के लिए कोचिंग के नोट्स और PYQ के लिए, मतलब न्यूमेरिकल के लिए PYQ और लेवल 1 के क्वेश्चन बस। और मतलब 11th की स्टार्टिंग में मैंने भी मतलब फिजिक्स के लिए NCERT पढ़ने में अपना बहुत टाइम वेस्ट किया। मतलब मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स और इन सब चैप्टर्स के लिए NCERT रीड कर रहा था, लॉज ऑफ मोशन के लिए भी NCERT रीड कर रहा था। और फिर मुझे बाद में रियलाइज हो कि इसकी कोई नीड थी नहीं। मतलब जो इनकी थ्योरी थी वो तो कोचिंग के नोट्स से ही कंप्लीट हो रही थी। और ये बात तो है ही कि जो फिजिक्स की NCERT है ना, वो सारे चैप्टर्स के लिए रीड करने के लिए नहीं है। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, इनके लिए तो आपको हाँ एक बार रीड कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन चैप्टर्स से ना थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं और थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। वो NCERT की लाइन से बन जाते हैं वो, या फिर NCERT में कोई पर्टिकुलर चीज़ लिखी है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू लिखी है, कोई रेंज लिखी है, वो इनसे आ जाती है। तो इनको एक बार देख लेना, फिजिक्स की NCERT के लिए रीड कर लेना। और बाकी सारे चैप्टर्स के लिए पॉइंट्स टू पॉइंटर तो रीड कर ही लेना, क्योंकि पॉइंट्स टू पॉइंटर में जो लॉस की स्टेटमेंट दी रहती है ना, वो डायरेक्ट एसल्शन रीजन में आ सकती है। जैसे नीट 2022 में जो बाइट सेवर्ट लॉ पे क्वेश्चन आया था, जो एसल्शन रीजन आया था, उसकी आप स्टेटमेंट देखना, पॉइंट्स टू पॉइंटर में उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखी होगी। ठीक है। और फिजिक्स को जैसे आपने एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, पूरा समझ आ गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि वो 2 साल तक वैसे ही दिमाग में रहेगा जैसे अभी था। ऑब्वियसली एक आध महीने बाद भूलने लगोगे। तो इसलिए फॉर्मूला शीट बना लेना अपनी फिजिक्स की। और फॉर्मूला शीट में आपको क्या लिखना है, देखो सबसे पहले तो अगर मान लो आप फॉर्मूला शीट में प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम लिख रहे हो किसी एक पार्ट में, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में सबसे पहले आपने फ्लूइड मैकेनिक्स की फॉर्मूला शीट में प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम लिखा, तो उसमें सबसे पहले 1 से 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन उसकी लिख लेना कि मतलब होता क्यों है, और रो क्या है, जी क्या है, एच क्या है। जो फॉर्मूला आप लिखोगे P=ρGH, उसमें ये तीनों चीज़ें हैं क्या, व्हाट दीज सिग्निफाई, और P क्या है, प्रेशर है, रो डेंसिटी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच इज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। इसे अच्छे से स्पेसिफाई करना कि एच क्या है, हाइट ऑफ द ट्यूब है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है, उसे अच्छे से उसमें स्पेसिफाई करना। उसके बाद फॉर्मूला लिखना, और कोई लॉ लिख रहे हो, मान लो यही बाइट सेवर्ट लॉ लिख रहे हो, या फिर फिजिक्स का कोई भी लॉ लिख रहे हो, उसकी स्टेटमेंट उसमें ज़रूर से अच्छे से लिख लेना, स्टेटमेंट लिख लेना उसकी। और बाकी ये, अब अगर मैंने ये बोला कि NCERT की सारे चैप्टर्स के लिए रीडिंग की ज़रूरत नहीं है, बस इन कुछ चैप्टर्स के लिए NCERT की एक बार रीडिंग दे देना, तो ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि मॉड्यूल की तो रिक्वायर ही नहीं है रीडिंग की। मतलब मैंने भी लॉज ऑफ मोशन के लिए ट्राई करा था अपनी 11th में मॉड्यूल रीड करने का, पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। लॉज ऑफ मोशन मतलब उस टाइम के लिए तो ऐसा लगा था कि ये तो चैप्टर मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मॉड्यूल भी रीड नहीं करना, वो एक वेस्ट ऑफ टाइम है। और ये सिर्फ फिजिक्स के लिए ही नहीं है, मॉड्यूल तो आप चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो, इनके लिए भी मॉड्यूल रीड करने की कोई नीड नहीं है। दे आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। इतने एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे ना, मतलब याद रखते रखते थक जाओगे आप, ऐसा लगेगा कि ये तो पूरा नीट का सिलेबस ही एक चैप्टर में डाल दिया। इसलिए मॉड्यूल रीड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरी तरफ से कुछ पॉइंट्स थे, जिससे आप अगर आप इन्हें फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपकी फिजिक्स इंप्रूव होगी। मेरी भी इसी मतलब 11th की स्टार्टिंग में मैंने भी ये पॉइंट्स फॉलो नहीं किए थे, तो मेरे भी मतलब फिजिक्स में 180 में से 100-90 नंबर ऐसे ही आते थे। लेकिन इनको फॉलो करने के बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होने लगी, हर टेस्ट से 10-20 मार्क्स इंप्रूव होने लगे थे मेरे टेस्ट में। तो आप भी इन्हें फॉलो कर सकते हो, ताकि आपका भी जो फिजिक्स में एफिशिएंसी है और मार्क्स हैं वो इंप्रूव हो। और भी मैं ऐसी नीट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।